नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके UGC नेट वाला जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सभी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके अलावा जिसने भी UGC नेट वाला एग्ज़ाम देना है और जिनका भी एग्ज़ाम आज है 21, 22, 23 में, तो उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो अपने एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन जो उनको देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? छात्रों की प्रगति का आकलन करना, अभिलेखों का आकलन करना, निष्पादन का मूल्यांकन करना या ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का जो अर्थ क्या लिया गया है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन है हमारा डी वाला, तो ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन से जो अभिप्राय वो क्या है? शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान क्षमता संबंधी उपलब्धियों के मूल्यांकन से। इसके बाद है शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य संबंध, स्नेह, सम्मान, विश्वास, या इन सभी का कैसा होना चाहिए? शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में संबंध, तो इनके बीच में जो संबंध है ये सभी होने चाहिए। तो किसी विद्यार्थी के मानसिक विकास और व्यापक अधिगम के लिए शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य स्नेह, विश्वास और सम्मान, इसका संबंध होना चाहिए। इसके बाद है बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। जब शिक्षक फुर्सत में हो, विद्यार्थी फुर्सत में हो, समय के बाद तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है, तो बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। कब? जब कोई क्वेश्चन पूछता है, किसी को जानने की इच्छा होती है, तभी उसके प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए। इसके बाद है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्न पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, स्मरण, सर्जन, समझ या विश्लेषण पर। और इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन है सी वाला, तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सर्जन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो ये जो प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी है, शारीरिक गठन है, सामाजिक समायोजन है, व्यक्तित्व के लक्षण हैं, विद्यालय उपलब्धि है, खेल की सूचनाएं, रुचियाँ, इनकी बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं, मतलब हर एक जो काम है उसमें तेज होते हैं आगे। तो ऐसे शिक्षार्थियों को सर्जन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। प्रतिभाशाली जो होते हैं तो उस वे वाले हैं सृजनशील बालक। शिक्षकों के प्रति छात्रों की उदासीनता को दूर करने हेतु उदासीनता के कारण जानने का प्रयास करेंगे, उनको भाषण द्वारा प्रेरित करेंगे, उनको सहगामी क्रिया में भाग लेने की प्रेरणा देंगे या प्राचार्य से शिकायत करेंगे। तो शिक्षकों के प्रति छात्रों की उदासीनता को दूर करने के लिए जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, उदासीनता के कारण जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद है सहसंबंध गुणांक का महत्व। सहसंबंध परिवर्तियों के बीच एक रेखीय संबंध है, सांख्यिकी का सर्वाधिक वैध माप है। दो परिवर्तियों के बीच के संसर्ग की मात्रा ये शक्ति के निर्धारण की अनुमति देता है। यह सांख्यिकी विश्लेषण की अप्रचलित विधि है। तो सहसंबंध गुणांक का महत्व क्या है? और इसका जो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन सी से, जब दो चरों में से एक चर दूसरे चर को प्रभावित करता है तो दोनों चर सहसंबंधित कहलाते हैं। और प्रभावित करने का मतलब है एक चर में वृद्धि या कमी के प्रभाव से दूसरे चर का प्रभाव भी कम या अधिक होता है। और सहसंबंध सिद्धांत दो या दो से अधिक घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का तुलनात्मक विश्लेषण एवं व्याख्या करने में विशेष सहायक होता है। और यह सिद्धांत चरों के परिवर्तन की मात्रा और दिशा का अनुमान लगाने में सहायक है। दो परस्पर संबंधित चर मूल्यों में कितना और किस प्रकार का संबंध है, इस सिद्धांत के द्वारा सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। सहसंबंध गुणांक के द्वारा सहसंबंध की मात्रा का अंकात्मक माप प्राप्त होता है। इस गुणांक का माप सदा 1+ और 1- के बीच में रहता है। +1 होने पर पूर्ण धनात्मक और - होने पर पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। और यही गुणांक का माप 0 भी होता है, तो सहसंबंध बिल्कुल नहीं होगा। जैसे जैसे गुणांक का माप 0 से 1 की ओर बढ़ेगा, सहसंबंध की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद आ जाता है शोध की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में बतलाइए। तो इनका सही जो क्रम है ये कौन से वाला है? और क्रम है जो ऑप्शन बी में दिया गया है, 1, 2, 4, 3, 5 और 6। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? शोध समस्याओं का निर्धारण करना। उसके बाद शोध उद्देश्यों को सूचीबद्ध करना। फिर आ जाएगा कार्यप्रणाली।
कार्यप्रणाली के बाद आएगा डाटा संग्रह करना, उसके बाद डाटा का विश्लेषण और परिणाम और चर्चा। तो इस प्रकार से जो इनका कर्म होगा। इसके बाद है अनुसंधान कार्य प्रभावित नहीं होता है स्वयं अनुसंधानकर्ता से, उसकी पूर्व उक्त अवधारणा से, अन्य अनुसंधानकर्ता के अभिशाप से या त्रुटिपूर्ण गणना से। तो अनुसंधान कार्य प्रभावित नहीं होता है, जो ऑप्शन सी में है यहाँ पर, अन्य अनुसंधानकर्ता के अभिशाप से। इसके बाद आ जाता है प्रयोगात्मक विधि। परिकल्पना परीक्षण की एक विधि है, प्रयोग द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचने की विधि है, एक चर नियंत्रण विधि है, यह कोई सा भी नहीं है। प्रयोगात्मक विधि क्या है? प्रयोगात्मक विधि को माना गया है परिकल्पना परीक्षण की एक विधि। इसके बाद आ जाता है असत्य कथन बताइए। आगे और अन्वेषण किए जाने के लिए प्रारंभिक रूप से सीमित साक्ष्य के आधार पर परिकल्पना की जाती है। परिकल्पना सत्य की किसी मान्यता के बिना तर्क का आधार होती है। परिकल्पना किसी घटना का प्रस्तावित स्पष्टीकरण है। वैज्ञानिक परिकल्पना एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो असत्य कथन जाओ बताइए। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन बी में है, वैज्ञानिक परिकल्पना एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। अब जो परिकल्पना, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है सत्य को किसी मान्यता के बिना तर्क का आधार देना, और यह किसी घटना का प्रस्तावित स्पष्टीकरण होता है। परंतु यह कथन गलत है कि वैज्ञानिक परिकल्पना एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, क्योंकि गलत जवाब बताना था यहाँ पर। इसके बाद है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार प्रत्येक शिक्षक को विचार गोष्ठियां आयोजित करना, सम्मिलित होना अनिवार्य बना दिया गया है, क्योंकि ये शिक्षक राष्ट्र के कर्णधार है। शिक्षक राष्ट्र प्रहरी है। शिक्षक प्रजातांत्रिक मूल्यों के वाहक है या भावी युवा पीढ़ी के निर्माण करता है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार प्रत्येक शिक्षक को विचार गोष्ठी आयोजित करना, सम्मिलित होना अनिवार्य बना दिया गया है। यह ऐसा क्यों है? तो क्योंकि ये भावी पीढ़ी के निर्माण करता है। इसके बाद है हेलो प्रभाव निम्न में से संबंधित है। व्यक्तिगत अवरोध, संचार, ऊर्ध्व आकार संचार या भौतिक अवरोध से। तो हेलो प्रभाव का संबंध है। अब इसका जो संबंध है यहाँ पर, यह भौतिक अवरोध से माना गया है। संचार प्रक्रिया में जब दो या दो से अधिक संदेश प्राप्तकर्ता क्रियाशील होते हैं, तब एक संप्रेषक द्वारा प्रेषित संदेश के आधार पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाती है। और संचार प्रक्रिया की इस दशा में वाद विवाद की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों संदेश को किस स्वरूप में प्रेषित करते हैं यह उन दोनों के आपसी विश्वास पर निर्भर होता है, और इसे ही हेलो प्रभाव कहा जाता है। इसके बाद है चाय की दुकान पर बैठकर दोस्तों के बीच किए गए विचार संचार तथा कक्षा कक्ष में चल रहे विचार संचार की नीतियों में कोई विशेष अंतर नहीं होता। तो इस बात से आप कितने सहमत हैं? अब इनमें देखें तो ऑप्शन है हमारा डी वाला, तो इससे हम पूर्णतः असहमत हैं। इसके बाद है कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण के स्तर को प्रभावित किया जाता है, जलवायु, प्रकाश, उपलब्ध साधन, समय या इन सभी के द्वारा। तो कक्षा कक्ष में जो विचार संप्रेषण है ये किसके स्तर को प्रभावित किया जाता है? अब इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन है हमारा सी वाला, उपलब्ध साधन व समय के द्वारा। इसके बाद आ जाता है सार्थक संप्रेषण में निहित है छात्र का कल्याण, व्यक्तित्व का विकास, प्राचार्य की भलाई या विद्यालय की प्रगति। तो सार्थक संप्रेषण में क्या निहित है? और इसका जो संबंध है ये छात्र के व्यक्तित्व विकास से है। इसके बाद है विचार ग्रहण के लिए संप्रेषी की शारीरिक उपस्थिति ही पर्याप्त है। तो ये कथन सत्य नहीं है, आंशिक रूप से सत्य है या संभवतः है। तो विचार ग्रहण के लिए संप्रेषी की शारीरिक उपस्थिति ही पर्याप्त है। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है। अगर जैसे क्लास में है, बच्चे का मन बाहर है और लेकिन उसका शरीर क्लास में है, तब उसको ये थोड़ी पता है क्लास में क्या हो रहा है। तो वो सिर्फ देख सकता है, लेकिन उसका जो दिमाग है वो बाहर की तरफ रहेगा, तो उसके समझ में कुछ नहीं आएगा। इसके बाद है सूची 1 और 2 को मिलान करना है। सूची 1 में भारत के संविधान के लक्षण और दूसरे में किस देश से लिए गए हैं ये बताया गया है। तो इसको अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर मूल अधिकार है,
मौलिक अधिकार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। शासन की जो संसदीय प्रणाली है ये ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। तो कहाँ से ली गई है ये? ग्रेट ब्रिटेन अर्थात जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ से ली गई है। आपात का जो उपबंध है ये जर्मनी से लिया गया है। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनका मिलान होगा। इसके बाद है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? तो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था? तो 71, 72, 73, 74 कौन सा है? अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है ये वाला, तो ये 73वां संशोधन है। तो ये जो 73वां संवैधानिक संशोधन था 1992, 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभावी था। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। और जो 73वां संविधान संशोधन जो है 1992, इसके समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, तो स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव। तो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था? 73वां संशोधन जो 1992 में हुआ था। इसके बाद है पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज व्यवस्था से समिति जहाँ इसका संबंध नहीं है तो अशोक मेहता समिति, VKR राव समिति, संस्थानम समिति या BR मेहता समिति। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। कौन सी? जो ऑप्शन बी में दी गई है VKR राव समिति। ये जो VKR राव जो है कि ये भारतीय अर्थशास्त्री थे जो आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य रहे थे। और ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित किसी समिति के अध्यक्ष नहीं थे। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर संसद की संस्तुति के, राज्यपाल की संस्तुति, राष्ट्रपति की संस्तुति या मंत्री की विशेष समिति की संस्तुति के बिना। तो राज्य विधानसभा में कोई भी विधेयक तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा, किसके बिना? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, राज्य में जो है राज्यपाल प्रमुख होता है, जैसे सेंटर में राष्ट्रपति होता है तो ऐसे ही राज्य में राज्यपाल होता है। तो ये जो संविधान में जो अनुच्छेद है 207, कौन सा? 207(1), इसके तहत जो अनुच्छेद है 199(1) के भाग ए और एफ तक के प्रावधानों वाला कोई भी धन विधेयक राज्य विधानसभा में बगैर संबंधित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। इसके बाद है इनमें से केंद्र और राज्य के राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। केंद्र और राज्य में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है वित्त आयोग, अंतर्राज्य काउंसिल, केंद्रीय वित्त मंत्रालय या नीति आयोग। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है कौन सा है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का जो प्रमुख कार्य केंद्र और राज्य में राजस्व बंटवारे के लिए जो मापदंड है सिद्धांतों की अनुशंसा करना है। और अंतर्राज्य काउंसिलिंग का राज्यों के मध्य समन्वय और सहयोग की स्थापना करना। और नीति आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र है एवं राज्यों के मध्य संस्थानों का आवंटन करना एवं योजनाएं बनाना है। इसके बाद है कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे नियंत्रणीय एलिमेंट को आप क्या कहते हैं? बिट, एलिमेंट, पॉइंट या पिक्सल? पिक्चर के सबसे छोटे नियंत्रणीय एलिमेंट को, तो इसको क्या कहा जाएगा? पिक्सल जो इसको कहा जाता है। इसके बाद है कौन सा सिस्टम को हैकर से बचाता है? फायरवॉल, स्नोड, स्कैनर या हाउ? तो जो यहाँ पर ऑप्शन बी जो इसमें दिया गया है तो ये फायरवॉल होता है। एक क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। इसके बाद आ जाता है प्रोसेसर की क्लॉक रेट जो है मापी जाती है। तो किस में मापी जाती है?
और जो ऑप्शन सी में है मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से बाइनरी संख्या नहीं है, या फिर बाइनरी संख्या कौन कौन सी है। तो 0 और 1 जो होती है ये बाइनरी संख्या होती है, लेकिन ये वाली जो है ये बाइनरी संख्या नहीं होती है। इसके बाद आ जाता है ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त होने वाला संक्षिप्त शब्द WORM का विस्तारित रूप क्या है। फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, राइट वंस रीड मैनी। तो राइट वंस रीड मैनी ये एक डाटा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें एक बार लिखी जा चुकी इंफॉर्मेशन को संशोधित नहीं किया जा सकता और लिखित रूप की सुरक्षा प्रक्रिया का विश्वास दिलाती है कि डिवाइस में एक बार लिख जाने के बाद डाटा के साथ हेरफेर या जो भी छेड़छाड़ कह सकते हैं या कुछ बदलना वो नहीं कर सकते हैं। तो ये WORM ड्राइव से CDR और DVD-R के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके बाद है भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। कोयला, खनिज तेल, गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा। धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत, तो सबसे अच्छा जो यहाँ पर स्रोत है ये जल वाला है, क्योंकि इससे ना तो कोई प्रदूषण होता है। इसके बाद है जैव विविधता के नाश का कारण, जीव के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश या ये सभी। तो यहाँ पर देखें तो ये इन सभी को जायज में कारण माना जा सकता है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है। बायोस्फीयर का संबंध एडवर्ड स्वीज से है, इकोसिस्टम APD कंडोल का है, इकोलॉजी AG टांसले का या जैव विविधता रीटर का है। तो इसका संबंध बताना है यहाँ पर। अब इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर जो है ये रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड स्वीज ने किया था, जबकि इकोसिस्टम शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम जो है ये AG टांसले ने किया था। और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग रेटर एम अर्नस्ट हेकले तथा जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है रेमंड F दासमैन ने किया था। तो इस प्रकार से हैं और सही बताना था तो बायोस्फीयर एडवर्ड स्वीज ये वाला इसका सही है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट आ जाता है और ये इकोसिस्टम का है, इसमें AG टांसले वाला। नेक्स्ट आ जाता है परिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपघटन। तो परिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं तो कौन सा है, सर्वाहारी है ये। नेक्स्ट आ जाता है ओजोन छिद्र का कारण है एसिटिलीन, एथिलीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन। तो इसका जो यहाँ पर कारण जो है ये जो रेफ्रिजरेटर AC जो होते हैं इनसे जो गैस निकलती है तो वो वाली है जो ऑप्शन सी में दी गई है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद आ जाता है हमारे 32 से 36 तक के क्वेश्चन। ये जो गद्यांश है इसमें से देने हैं आपने, और पहले हम क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं क्या इसमें पूछा गया है, उसके बाद फिर जो है गद्यांश को देखेंगे। तो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद क्या है, एक क्वेश्चन आ जाएगा। मीडिया साम्राज्यवाद से क्या अभिप्राय है, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद राष्ट्रीयता के लिए किस तरह खतरा है, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद वैश्विक पूंजीवाद की समीक्षा के रूप में कैसे कार्य करता है, आधुनिक वैश्विक विकास की मुख्य सांस्कृतिक दिशाओं से किस प्रकार संदर्भित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो जिसके आंसर जो आपने इसमें से ही देने हैं, और जो गद्यांश है इसको आपने ध्यानपूर्वक एक बार में पढ़ना है क्योंकि एग्जाम जो होता है उसमें समय बहुत कम होता है।
तो एक बार में आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। तो गद्यांश को देख लेते हैं। आलोचक सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को सांस्कृतिक प्रभुत्व मानते हैं। तो जॉन टॉमलिंसन ने इस बात पर जोर दिया है कि साम्राज्यवाद विशेष प्रकार के प्रभुत्व की ओर अग्रसर हो जाता है। तृतीय विषय में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के मामले में वर्तमान प्रभुत्व और औपनिवेशिक अतीत के बीच संबंध के संकेत मिलते हैं। आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के बीच यह सुस्पष्ट है। विशेषता बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की परंपरा औपनिवेशिक अभिवृद्धि और पद्धति के पैटर्न के रूप में या वैश्विक पूंजीवाद में आर्थिक संबंधों की प्रचलित व्यवस्था की पद्धति और प्रभाव के रूप में जाना चाहिए। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को व्यक्त करने के अन्य तरीके भी हैं, जैसे कि मीडिया साम्राज्यवाद के रूप में, वैश्विक पूंजीवाद के विमर्श के रूप में और आधुनिकता की समीक्षा के रूप में। मीडिया साम्राज्यवाद के संदर्भ में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद ने मीडिया को वस्तुओं का केंद्र माना है। बहुधा लेखक सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को और मीडिया साम्राज्यवाद को समानार्थी मानते हैं। एक और जनसंचार पश्चिम में तकनीकी शक्ति, प्रभाव, व्यापकता और सार्वजनिक तथा निजी जीवन के निरूपण की दृष्टि से सतत और तेजी से विस्तारित हो रहा है। यह मीडिया को आधुनिक पाश्चात्य पूंजीवाद के केंद्रीय सांस्कृतिक संदर्भ बिंदु के रूप में जाना जाता है। और यदि ऐसी स्थिति है तो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद किसी सांस्कृतिक मीडिया का न्याय पर प्रभुत्व या जन संचारित संस्कृति की वैश्विक व्यापकता है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक साम्राज्यवाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा है। राष्ट्रीय संस्कृतियों पर विचार करते समय विभिन्न स्थानिक स्तरों पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को वैश्विक पूंजीवाद की समीक्षा भी माना गया है और पूंजीवाद एक सदृश्य सांस्कृतिक कारक है और समझा जाता है कि विश्व में एक समान सोचना, विचारना और अनुभव करना आरंभ हो गया है। विश्व के किसी भी भाग के शहरों में एक समान विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त पूंजीवाद का प्रसारण उपभोक्तावाद की संस्कृति का प्रसारण है। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद में विमर्श को, जिसमें पूंजीवाद को लक्ष्य बनाया गया है, आधुनिकता के प्रति असंतोष के साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का न केवल व्यक्ति पर बल्कि विश्व पर भी प्रभाव पड़ रहा है। आधुनिकता से अभिप्राय वैश्विक विकास की मुख्य सांस्कृतिक दिशा से है। यद्यपि आधुनिकता और विकास को किसी भी स्थिति में धारणाओं के साथ अनिवार्य रूप से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो इसे स्पष्ट रूप से माना गया कि प्रश्न उठता है कि आधुनिकता की अस्पष्ट सांस्कृतिक दिशाओं की प्रतिक्रिया देने का क्या तरीका है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आया है, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद क्या है? संस्कृतियों का अध्ययन, नकारात्मक धारणाएं, अतीत से आनुवंशिक रूप से प्राप्त अभिवृत्ति और पद्धतियां, धारणाओं के कारण सोचने के बाध्यकारी तरीके। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी को माना गया है। तो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद क्या है? अतीत से आनुवंशिक रूप में प्राप्त अभिवृत्ति और पद्धतियाँ। इसके बाद आ जाता है मीडिया साम्राज्यवाद। इससे क्या अभिप्राय है? संस्कृतियों को प्रतिबिंबित करने में मीडिया की भूमिका, अपृथककरणीय अवधारणाओं के रूप में, केंद्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में। मीडिया और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद दोनों अलग पक्षों के रूप में। अब मीडिया साम्राज्यवाद से क्या अभिप्राय है? और इसका अर्थ है जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, केंद्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में। नेक्स्ट है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद राष्ट्रीयता के लिए किस तरह खतरा है? विदेशी सभ्यता में हस्तक्षेप के द्वारा, किसी विशेष सभ्यता पर प्रभुत्व स्थापित करके, स्थानीय सभ्यता को नष्ट करके, या उपयोग सभी। तो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद राष्ट्रीयता के लिए किस तरह खतरा है? अब जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, जिसमें विदेशी सभ्यता में हस्तक्षेप के द्वारा, किसी विशेष सभ्यता पर प्रभुत्व स्थापित करके और स्थानीय सभ्यताओं को नष्ट करके। इसके बाद आ जाता है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद वैश्विक पूंजीवाद की समीक्षा के रूप में कैसे कार्य करता है? विकासशील समाज पर उपभोक्ता संस्कृति अधिरोपित की जाती है। पूंजीवादी संस्कृति अर्थपूर्ण एवं संतोषजनक अनुभव उपलब्ध कराने में असमर्थ है। पूंजीवाद के प्रसारण में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद प्रक्रिया की क्रियात्मक भूमिका होती है। पूंजीवाद में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं की सांस्कृतिक समष्टि निहितार्थ है। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी को, तो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद वैश्विक पूंजीवाद की समीक्षा के रूप में कैसे कार्य करता है? पूंजीवाद के प्रसारण में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद प्रक्रिया की क्रियात्मक भूमिका होती है।
इसके बाद है आधुनिक वैश्विक विकास की मुख्य सांस्कृतिक दिशाओं से किस प्रकार संदर्भित है। तो आधुनिकता वैश्विक विकास की मुख्य सांस्कृतिक दिशाओं से किस प्रकार संदर्भित है। जीवन के विशेष तरीकों को मुख्यतः प्रक्षेपित करके, सांस्कृतिक विभिन्नताओं का समांगीकरण करके, पूंजीवादी समाज से आधुनिकता की धारणा को जोड़कर, या समस्त सांस्कृतिक विकास के उद्देश्यों को प्रक्षेपित करके। अब यहाँ पर देखें तो जो है इनमें ऑप्शन बी को माना गया है। तो आधुनिक वैश्विक विकास की मुख्य सांस्कृतिक दिशाओं से किस प्रकार संदर्भित है, सांस्कृतिक विभिन्नताओं का समांगीकरण करके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसकी स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी इसकी स्थापना, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1956 में। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यालय कहाँ पर है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर दिल्ली में। वो कहाँ पर है, ये दिल्ली में है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा रीजनिंग से क्वेश्चन है, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इनके आपने 3 या 4 जो है इनके अपने अनुसार जो स्थान है वो बना लेने हैं। अब इसमें आपने देखना है यहाँ पर कौन सा एक पहले बना हुआ है। यहाँ पर अगर देखें IM, यहाँ पर MLL है, NO है, तो कौन सा जाए यहाँ पर सीरीज ये बनी हुई है। अब अगर हम यहाँ पर इसमें देखें तो IMNO, यहाँ पर भी अगर हम देखें IM एक साथ में है, और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन डी को रखकर IMNO, ONM, LL, MNO, ONML। तो इस प्रकार का कुछ कोड जो यहाँ पर ये बनाया हुआ है इसमें IMNO, ONM, LLM, MNO, यहाँ पर देख सकते हैं O है, MNO, तो MNO, NML, जैसे यहाँ पर है NML। इसके बाद आ जाता है एक श्रेणी में एक पद विलुप्त है, दिए गए विकल्प में से जो सही है वो आपने बताना है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। तो यहाँ पर देखें तो कौन सा क्रम चला हुआ है, तो A, B, C, D, E। इसी प्रकार से नेक्स्ट में देखें तो G, H, I, J, K, तो ये वाला जो कोड यहाँ पर चला हुआ है। नेक्स्ट यदि किसी वर्ष का 14 सितंबर मंगलवार है तो उसी वर्ष के 17 अक्टूबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यदि जो 14 सितंबर है, 14 सितंबर को क्या है, मंगलवार, तो सितंबर अक्टूबर मतलब जो एक एक हफ्ता अगर हम जोड़े 14 7 21, 21 को भी मंगलवार होगा, 21 के बाद 28 को भी मंगलवार होगा, और 28 के बाद फिर 5 होगा, 5 अक्टूबर को भी मंगलवार होगा, और फिर 12 तारीख को भी मंगलवार होगा, 19 को भी मंगलवार होगा, और 17 अक्टूबर को दिन यहाँ पर कहा गया है। यदि किसी वर्ष का 17 सितंबर मंगलवार है तो उसी वर्ष के 17 अक्टूबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 19 अक्टूबर का क्या मंगलवार है, तो इसमें से हम पूछा कौन सा गया 17 तारीख, तो जब मंगलवार में से क्या 2 दिन कम कर लो, मंगलवार ये हो गया सोमवार और ये हो गया रविवार, 17, 18 और 19 तारीख, तो मतलब 17 का क्या होगा, रविवार होगा। तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है।
इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित श्रेणी में गलत जो संख्या वो आपने बतानी है। गलत संख्या कौन सी है? यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 और 4 14, दूनी 28 और 4 32, दूनी 64, 64 और 4 68, दूनी 32, मतलब 4 2 4 2 ये वाला क्रम है। तो यहाँ पर इसमें 64 में 4 जोड़ा गया, 68 हो गया, 68 दूनी करा, और तो फिर इसमें क्या 4 की बारी है, तो 4 के होने पर क्या होना चाहिए था यहाँ पर 136। तो कौन सा गलत है यहाँ पर? 132 वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था 2 8 16 और 2 6 12 13, तो 132 की जगह 136 होना चाहिए था, और फिर इसमें 4 जुड़ता 140, तो गलत पूछा गया था, तो 132 जो है यहाँ पर गलत है। इसके बाद आ जाता है रेखा चित्र। यहाँ पर ये वाला भारतीय है, ये वाला जो सर्कल अभिनेता का और ये गायक का है। तो भारतीय जो अभिनेता है परंतु गायक नहीं है। भारतीय और अभिनेता होना चाहिए, लेकिन ये जो गायक वाला सर्कल है इससे दूर होना चाहिए। अब इसमें अगर हम देखें तो कौन सा है यहाँ पर जो गायक इसमें सर्कल से दूर है, और भारतीय और अभिनेता दोनों हैं, तो यहाँ पर साफ पता लग रहा है जो ये बी है ये इन दोनों सर्कलों में है, इससे अलग है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित जो अक्षर श्रृंखला इसमें कितने एम हैं? कितने एम इस प्रकार उपस्थित हैं जिनके पहले W है और बाद में V है। तो पहले W और बाद में V होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे कितने हैं? तो इसमें अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो पहले W और WMN होना चाहिए, कहने का मतलब है। तो कौन कौन सा है यहाँ पर इसमें देख सकते हैं आप। तो सिर्फ ये वाला है, यहाँ पर W आ गया, तो इसका मतलब कौन सा है? इसका मतलब बस यही है इसमें, तो एक ही है इसमें। इसके बाद एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। सी बैठा है बाई की बाईं ओर, मतलब जैसे एक ये पंक्ति है ये वाली, तो ये दायां है ये बायां है। अब इसमें उसका स्थान देखना है जिसका फिक्स हो, और कितने हैं 7 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सी बैठा है बी की बाईं ओर किंतु डी की दाईं ओर। ए बैठा है बी के दाईं ओर। एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर। एच बैठा है ई के बाईं ओर। तो बीच में कौन है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सी जो है बी के बाईं ओर है। सी, अगर हम सी को यहाँ पर बिठाएं, बीच में बिठा के देख लेते हैं। सी जो है, सी बैठा है बी की बाईं साइड में। अब ये बाईं है, अब बाईं साइड में कैसे होगा जब बी को हम यहाँ पर बिठाएं। सी जो है बी की बाईं में है और किंतु डी के दाईं साइड में, राइट साइड में है। ए बैठा है बी के दाईं ओर। ए जो है बी के दाईं ओर। अब इसका तो दायां यही है, तो ये हो जाएगा। तो ए बैठा है बी के दाईं ओर। एफ बैठा है ई के दाईं ओर, ये भी हमें नहीं पता है, किंतु डी के बाईं ओर है। अब जो डी है इसके बाईं ओर यहाँ पर, तो कौन होगा? तो बी, ए बैठा है बी के दाईं ओर। एफ जो है, एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ। एफ यहाँ पर हो गया। तो क्या किसके है? ई के दाईं है किंतु डी के बाईं है। यहाँ पर इसका दायां ये हो जाएगा, और जो एक बच गया वहाँ पर
जो एक था एच ई आ जाएगा। तो ऐसे बैठे हुए हैं। तो बीच में कौन है यहाँ पर देख सकते हैं, 3 इस साइड में 3 इस साइड में, बीच में कौन है यहाँ पर, तो डी जाए बीच में बैठा हुआ है। इसके बाद एक स्थान से प्रारंभ करके पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है। तो दिशाएं लिख लेते हैं पहले, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ए जहाँ मतलब जैसे यहाँ पर है स्थान, ए पूर्व की ओर 3 किलोमीटर, अब ये है पूर्व की साइड, यहाँ पर चला 3 किलोमीटर और फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर। अब इसका बायां यही बनेगा, तो यहाँ पर भी 3 किलोमीटर और वह इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, अब फिर दोबारा से 3 किलोमीटर। तो ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, अब यहाँ से चलना शुरू किया था और यहीं पर आ गया है, यहीं से चलना शुरू किया था, अब ऐसे चला था। तो यहाँ पर पूछा गया ए अपनी प्रारंभिक जो यहाँ पर स्थान है इससे किस दिशा में है, दिशा कौन सी है ये। तो दिशा आप इसमें देख सकते हैं कौन से वाली है, तो वैसे समझ में आता। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये उत्तर थी, ये दक्षिण थी, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो यहाँ पर कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा में है, तो उत्तर दिशा में है। तो यही जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। अगर मुख की बात होती तो मुख तो इसका पश्चिम की साइड में है। और अगर यहाँ पर इसका स्थान पूछा जाता है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, तो 3 किलोमीटर की, क्योंकि ये जो जितनी है उतनी ये होगी 3 किलोमीटर। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर 47 से 50 तक के क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, 6 अलग अलग विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रतिशतवार विभाजन एवं शिक्षकों की कुल संख्या 1800 शिक्षकों का प्रतिशत दिया गया है। तो इसमें से आपने अब क्वेश्चन हल करने हैं। जीव विज्ञान में 12%, हिंदी के 8%, अंग्रेजी में 27%, गणित में 13%, भौतिक में 17% और रसायन में 23% है। तो ये क्या है, अलग अलग विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रतिशतवार विभाजन और टोटल संख्या 1800। तो यहाँ पर आया है कि भौतिकी पढ़ाने वाले 2/9 शिक्षक महिलाएं हैं। तो भौतिकी पढ़ाने वाले पूर्व शिक्षकों की संख्या रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो ये रसायन है और ये भौतिकी वाले हैं, तो कितना प्रतिशत है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, इसमें भौतिकी पढ़ाने वाले पूर्व शिक्षकों की संख्या तो ये हो जाएगी 7/9 और गुणा में टोटल कितना था 1800 था और गुणा में कितना है 17/100, तो ये आ जाएगा 238। फिर रसायन पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या तो 1800 और कितने हैं 23 है, 23/100 ये आ जाएगी 414। तो प्रतिशत जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 238/414 और गुणा में 100, तो ये आ जाएगा 57%। तो जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है रसायन, अंग्रेजी और जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या। रसायन, अंग्रेजी और जीव विज्ञान, अब इनकी देखने हमने, तो इनकी कितनी है 23 है, 27 और 12, टोटल कितने हैं 1800। तो ये कितना हो जाएगा 1800 गुणा में ये हो जाएगा 62 और बटे में 100, तो हो जाएगा 1116, तो 1116। नेक्स्ट अंग्रेजी और भौतिकी मिलकर पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या और गणित और जीव विज्ञान मिलकर पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या के बीच में अंतर कितना है। तो इसमें भी वैसे ही टोटल कितने थे 1800 थे और फिर 27, क्योंकि गणित और जीव विज्ञान वाले, और माइनस में गणित और जीव विज्ञान मिलकर पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या के बीच में अंतर। तो अंग्रेजी और भौतिकी
और गणित और जीव विज्ञान, तो माइनस में 13 माइनस में 12, तो कितना आ जाएगा ये 1800 गुणा में जब विशाल करेंगे तो ये आ जाएगा 19 और बटे में कितना आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 342। इसके बाद गणित के शिक्षक 50% बढ़ा दिए जाएं और हिंदी के शिक्षक 25% कम कर दिए जाएं, तो गणित और हिंदी के शिक्षकों की मिलकर कुल संख्या होगी, तो कितनी होगी 1800 गुणा में 13 और बटे में 100 और गुणा में 3/2, तो कितना जाएगा 351। फिर हिंदी के शिक्षकों की नई संख्या, तो ये हो जाएगी 8 गुणा में 1800 बटे में 100 गुणा में 3/4, तो कितना हो जाएगा 108। तो इनको जोड़ लेंगे फिर हम 108 और जो यहाँ पर आया है, तो इसका जोड़ का कितना आ जाएगा, तो इनको जोड़ लेंगे हम 351 और 108, तो 4 5 9 459 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।